and your roll call. शोभा, कीर्ति, वर्षा, अंजलि, खुशी, कविता, गरिमा, ईशान, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी, रेणु, मुस्कान, हितेश, तमन्ना, नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, तनु, सानू, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि, और कोई स्टूडेंट? 42। अब बोलो बेटा अपना रोल। 61। मुस्कान। बेटा नेक्स्ट। हाँ बेटा 46। 46 लेना। और कोई स्टूडेंट? 50, 53 ये लग तो चुकी है बेटा। देखो सामने 53। क्या नाम है आपका? सानू। सानू देखो आपकी लग चुकी है। ठीक है बेटा, होगी ना सभी की अटेंडेंस? हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक का नाम क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बेसिक है अभी तक वो आपको बताया जा चुका है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है। और उसमें आपने ये देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कि कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप क्या है आपका? C डबल बॉन्ड O। देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। और इसके राइट लेफ्ट दोनों साइड में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं उसी के बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि गिवन कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडमाइड है, एसिड हैलाइड है, आपके एसिड एनहाइड्राइड है। अगर आपके एस्टर हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड आखिर है कौन, क्योंकि हमारी यूनिट है एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो हमने आपको बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में अगर हम H लगा दें तो वो आपके कंपाउंड एल्डिहाइड हो जाएंगे, और अदरवाइज दोनों साइड में कार्बन लग जाए और वो कार्बन आपका लग जाए दोनों साइड में R ग्रुप हो चाहे फिनाइल ग्रुप हो तो फिर आपके वो कौन बन जाते हैं? आपके कीटोन्स। ऐसा आपको बताया गया था। तो उसी कैटेगरी में अगर हम देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के बाद आगे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन कई तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक R जो ग्रुप है, मान लीजिए एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, उसमें एक साइड में अगर आपके R ग्रुप लग जाए सिंपल एल्काइल एलिफेटिक एल्डिहाइड बन जाएंगे, बेंजीन रिंग लगा दें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएंगे। इसी टाइप से आपके कीटोन्स को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा हमने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जब आपको कराया लास्ट टाइम, जब हम रिएक्शन पार्ट के अंदर पहुंचे थे तो हमने बताया था कि आपके जो कीटोन्स है वो भी दो टाइप के थे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। क्योंकि अगर कार्बोनिल के दोनों साइड में दोनों R की वैल्यू सेम हो,
मिथाइल मिथाइल हो, इथाइल इथाइल हो, दोनों साइड में बेंजीन रिंग हो, तो मीन्स वो आपके सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हो तो आपके क्या बन जाएंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक हो गया, तो ऐसा आपको बताया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर मान लीजिए एक साइड में हमने H लगा दिया, और दूसरी साइड में जो हम कार्बन लगाते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन, उस कार्बन के ऊपर अगर कोई प्रेजेंट है H, कोई प्रेजेंट है, बोलो क्या, H। कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अगला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। जबकि आइपैक नेमिंग करें तो आइपैक नेमिंग के दौरान कार्बोनिल वाला कार्बन खुद इंक्लूड हो जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2। कहने का मतलब कार्बन नंबर 2 को ही हम अल्फा कहते हैं। उसके बाद और कोई कार्बन होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम बीटा कह देते हैं। तो अल्फा पोजीशन के ऊपर भी H हो, मान लीजिए बीटा पोजीशन के ऊपर भी H हो, तो आपका क्वेश्चन आता है कि अगर एसिडिटी के बेसिस के ऊपर हम देखें कि आउट ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम, दैट इज द अल्फा और द बीटा वन, विच इज मोर एसिडिक, कौन एसिडिक है, तो आप ये कहेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, जैसे हमने पढ़ा था। मान लीजिए हम अल्फा को देखो लॉस करके दिखा देते हैं। मान लीजिए अल्फा वाला जो कार्बन और H के बीच में जो बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कार्बन की तरफ चले जाए, और यहाँ पे जो ये H है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाए। लेकिन ये निकलता कब है, क्योंकि आगे अब हम रिएक्शन जो पढ़ेंगे, आज जो हम आगे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें ये पॉइंट यूज होने वाला है अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो आप पढ़ेंगे कि अगर हम बाहर से कोई बेस डाल दें, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव डाल दिया, या जिसका बल्कि साइज है वो हम डाल दें, तो लेकिन ये सब्सटेंस जो भी आप डाल रहे हैं ये बेस का करे काम, न्यूक्लियोफाइल का नहीं। अगर ये बेस का करेगा काम तो बेस कौन होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे, H को दे। अगर ये बेस होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H को प्रोवाइड कर देगा, तो H विल इजीली लूज देयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। और जिसकी वजह से आपने क्या देखा, ये कार्बन, ये अल्फा वाला जो कार्बन था, कार्बन और H का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास, H वाला भी इसके पास, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया कार्बोनिल ग्रुप। बोलो सॉरी, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये बन गया कार्ब एनायन। बोलो कौन बन गया, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बन गया यहाँ पे। अब आप देखें बड़े ध्यान से, जो कंडीशन है रेजोनेंस चलने की, कंजुगेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, कि जब कभी भी वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ पे तो नेगेटिव है, या अगर नेगेटिव ना होता वैसे लोन पेयर होते, किसी के ऊपर लोन पेयर हो, या बाई चांस कोई ऐसा आइटम हो जब कभी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो अगर वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो इस नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे डिस्पर्सल हो जाएगी। पॉजिटिव होता तो उसकी डिस्पर्सल हो जाती। तो मीन्स डिस्पर्सल होना जरूरी है, क्योंकि मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर चार्ज, कोई भी चार्ज किसी एटम के ऊपर फिक्स है, उसका डिस्पर्सल नहीं हो रहा, तो वो जो सिस्टम होता है वो कम स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल सिस्टम कब होता है, जब उस किसी भी चार्ज का, फॉर एग्जांपल हियर इज द नेगेटिव चार्ज, अब जितना ज्यादा उसका होगा डिस्पर्सल, वो सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। अब हमें ये देखना है क्या H पॉजिटिव लॉस होने के बाद ये जो कार्बन आयन बना, क्या ये स्टेबल है या नहीं। तो आपने देखा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, मींस कंजुगेशन में है, रेजोनेंस चलेगी यहाँ पे। तो देखो अगर रेजोनेंस चली तो हमने क्या दिखा है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो एक नया बॉन्ड बनेगा। कार्बन के बॉन्ड गिने पहले से 4 ही हैं, 1 2 3 4, एक नया बॉन्ड बनने का मतलब 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड हो गए तो एक बॉन्ड टूटना जरूरी, टूटना कैसा, वीक पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड ना होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते, तो ये प्रोसेस चल ही नहीं पाती। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वीक पाई बॉन्ड, द डिस्पर्सल ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और इसीलिए तो डिस्पर्सल हो गया। ये आपका बीटा वाला देखो कार्बन था, इसके बाद ये अल्फा वाले कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पहले से था, दोनों इलेक्ट्रॉन के लगाने से डबल बॉन्ड बने, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और कार्बन का दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरह से आपने देखा नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, डिस्पर्सल। डेफिनेशन क्या होती है एसिड की, एसिड कौन है, एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन लूज, बोलो क्या, H एटम इज H पॉजिटिव आयन एंड गेट स्टेबलाइज्ड। तो क्या ये सब्सटेंस ऐसा है जिसने H पॉजिटिव लॉस किया, लॉस करने के बाद जो चीज बनी वो स्टेबल हो गई, तो आप कहेंगे हाँ ये स्टेबल हो गई। क्यों हो गई स्टेबल, ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। कोई आपसे पूछे व्हाई अल्फा हाइड्रोजन एटम आर एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या लिखते हैं आंसर, बिल्कुल उसी टाइप से लिखते हैं कि आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as H positive ion, the structure, ये जो structure है, the structure thus formed, that is the carbon ion thus formed, get stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance, hence alpha hydrogen are acidic in nature। आगे बेटा इतनी बात समझ में। अगर इसके अब देखो रिवर्स चल के दिखाते हैं, अब हम बात करते हैं बीटा की। अब मैं यहीं पे कर देता हूँ, मान लीजिए हम अल्फा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने यहाँ से एरो हटा दिया,
मान लीजिए ये जो बेस है, बेस भी है हमारे पास, मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन इस बीटा वाले एच को दे दिए, मान लीजिए दे दिए, तो उसके बाद हुआ क्या, देखो इन चीज को मैं हटा देता हूं। मान लीजिए ये दोनों के दोनों, अल्फा वाला एच मैंने एस दिखा दिया, दोनों इसने इलेक्ट्रॉन एच को दिए, बीटा वाले एच को दिए, और मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले भी लिए, और उसके बाद इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ये कार्बन आयन भी बन गया, लेकिन उसके बाद देखें क्या ये जो कार्बन आयन बना, क्या ये स्टेबल है? आप कहेंगे नो, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल? अभी आपको बताया था नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होना जरूरी है, तो आप देखें क्या इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे डिस्पर्सल हो रहा है? नहीं। डिस्पर्सल होने के लिए कंडीशन है, वो क्या कंडीशन थी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज, वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना चाहिए। अभी ऑल्टरनेटिवली तो है नहीं, ऑल्टरनेटिवली का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सिंगल, फिर आगे डबल होना चाहिए था, यहाँ पे डबल होता तो मींस इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता, अब तो होगा नहीं। इट मींस ये कार्बन आयन जो बना ये अनस्टेबल है। कोई चीज क्या अनस्टेबल रहना चाहती है? नो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज, जैसे हम भी। तो अब क्या हुआ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, एनर्जी बाहर चली जाएगी, फिर मैं आराम से बैठ जाऊंगा, क्योंकि लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है। फिर कुछ खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर से दोबारा काम करेंगे। तो मीन्स ऐसे ही यहाँ पे है कि आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हुई नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ नहीं। तो इट मीन्स आगे वाली क्या ये प्रोसेस चल पाई? क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन चली यहाँ पे? नो। अब क्या होगा, ये दोबारा से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एरो हमने लगाया था, आगे वाला एरो तो देखो छोटा रहेगा, और पीछे वाला एरो बैक, रिएक्शन दोबारा से पीछे चली जाएगी, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ में आ गई? क्योंकि ये चीजें आपके बहुत सारी आगे रिएक्शन आएंगी, हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लेसन स्मिथ, क्रॉस एल्डोल वगैरह वगैरह, काफी हमारी रिएक्शंस आने वाली हैं। उसके दौरान आप इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर क्वेश्चन ये उठा, देखो आपके सिलेबस में और भी हैं चैप्टर, उनको भी अब हम करते हैं यूज। जैसे अब साथ के साथ आपको उसके बारे में बता देते हैं। मान लीजिए मैं इस एल्डिहाइड ग्रुप को, जो सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है, मान लीजिए मैं इस सी की जगह यहाँ पे N लगा दूं, बोलो क्या लगा दूं मैं यहाँ पे? N। और उसके बाद हम क्या करें, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन और लगा दी उसके साथ, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये नाइट्रो कंपाउंड हो गए, बोलो कौन हो गए? जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, मैंने यहाँ पे N डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर H था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बना दिया, मतलब कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड के अंदर भी ये जो अगला कार्बन है वो अल्फा कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा? अल्फा। इवन वहां पे नंबरिंग करें तो ये नंबर भी इसको नंबर 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर तो खुद एक कार्बन था, आइपैक नेमिंग का ये रूल था कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर खुद का कार्बन वो कार्बन की चेन के साथ कंटिन्यूएशन में हो तो उसका कार्बन भी इंक्लूड किया जाता है नंबरिंग के दौरान। लेकिन अब यही नंबर 1 और यही अल्फा है। फिर से देखें वही बात जो भी मैं बता रहा था, अल्फा बीटा वाली बातें। तो बीटा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, तो यहाँ पे भी बोलो कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, बताएं? वो वाला कौन सा? अल्फा। बोलो कौन? अल्फा। बिल्कुल उसी टाइप से देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपने बेस डाल दिया, देखो OH नेगेटिव, मान लीजिए बेस है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए? अल्फा हाइड्रोजन को दिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसकी तरफ चले गए? यहाँ पे इस बॉन्ड के कार्बन की तरफ, जो नंबर 1 कार्बन था, और कार्बन के ऊपर बोलो नेगेटिव चार्ज आ गया, बीटा हाइड्रोजन देखो हमने एसएस दिखा दिया। अब देखो वही काम, कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज जो कि अल्फा कार्बन है ना, कार्बन आयन बन गया, डबल बॉन्ड के साथ बोलो कैसे है? ऑल्टरनेटिवली। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे भी तो नाइट्रो लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया ना, तो हो गया ना डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट। कहने का मतलब जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, बोलो कैसे होते हैं? एसिडिक। तो मींस अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्रो कंपाउंड, दिस आर एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, सी डबल बॉन्ड होके H लगाया था ना हमने पहले, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो भी एसिडिक होते। तभी तो हम HVZ रिएक्शन एक पढ़ते हैं, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था HVZ रिएक्शन पढ़ी थी, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, जिसमें कार्बोनिल से जो अगला कार्बन था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उस कार्बन के ऊपर से H हट के हम वहां पे Cl2 फास्फोरस डाल के जो रिएक्शन हम करते थे, तो बेस वही बना था कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। आगे बेटा बात समझ में? तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में ये चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड भी आपके सिलेबस में, एमीन्स भी हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स भी हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जब आए तो कंपैरेटिव फॉर्म में हमें इकट्ठे ही याद रखना चाहिए। ठीक हो गया? तो नाइट्रो वाला ये पोर्शन आपके याद हो गया। यहाँ पे आपकी एक माइकल एडिशन रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, उसके अंदर ये चीज यूज होगी
कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें एसिडिक होते हैं। एक हम मैनिच बेस रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर मैनिच बेस रिएक्शन आगे जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसको दिखाते कौन है, उनको वही कंपाउंड दिखाते हैं, वो एल्डिहाइड दिखाते हैं, वो कीटोन दिखाते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो नाइट्रो कंपाउंड भी दिखाते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो वो लोग मैनिच बेस रिएक्शन कौन कंपाउंड दिखाएंगे, ये भी दिखाएगा, और वो एल्डिहाइड भी दिखाएंगे, वो कीटोन भी दिखाएंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो मींस वो कॉमन रिएक्शन है, दोनों चैप्टर के अंदर आती है। मैनिच बेस रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल हम पढ़ेंगे, क्लेसन स्मिथ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसी के साथ अगर हम एक एल्डिहाइड की जगह दो एल्डिहाइड ले रखे हो, दो में से एक एल्डिहाइड ले लो, दूसरा नाइट्रो कंपाउंड आप ले लें, तो जब हम पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे वो माइकल एडिशन रिएक्शन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी हमारी माइकल एडिशन रिएक्शन। तो मींस ये इंटर रिलेटेड सा काम है हमारा बिल्कुल सारा। आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो आपके पास कॉपी है, आपने सारे बना लिए होंगे ना बेटा, सभी बच्चों ने नोट्स जो हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर दे रखे थे। उसका फायदा यही है कि अब जो मैं क्रॉस करके आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूं कि उस चैप्टर में वो रिएक्शन आने वाली है, क्योंकि जब अगर आपने पहले अपने हाथ से अपने नोट्स बना लिए हैं और फिर अपनी कॉपी लिए अब आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आपके दिमाग में मान लीजिए आप उस रिएक्शन को भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में ये तो आएगा ना, हाँ ठीक है ऐसी कोई रिएक्शन। और पढ़ना उसी को कहते हैं कि मान लीजिए मैंने एकदम आपके सामने बोल दिया माइकल एडिशन रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए मेरे रजिस्टर के अंदर मेरे नोट्स के अंदर वो रिएक्शन है कहाँ। आप एकदम से पेज पलटते हैं ऐसे सुपर फास्ट और आपका एकदम वही पेज खुल जाता है, हाँ ये रही माइकल एडिशन रिएक्शन। अब जो सर बोल रहे हैं क्या ये वही बातें क्या इसमें दिख रही हैं? हाँ दिख रही है, तो ठीक है। सर ने अभी बोला एल्डोल के अंदर ऐसा दिखेगा, सर ने बोला वहां पे ऐसा दिखेगा, क्या वहां पे ऐसा दिख रहा है? या मान लीजिए आपके रजिस्टर के अंदर आपने दो पार्ट कर रखे हैं, बैक वाला भी था, HVZ दिख रही है, तो आपने एकदम से पेज पलटा, आपका पेज गया सीधा HVZ रिएक्शन पे, तो क्या कुछ वहां पे ऐसा था कि जिसके अंदर जो सर ने अभी बातें बोल दी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम हट रहा था और वहां पे अल्फा H हट के वहां पे क्लोरीन लग गई, ब्रोमीन लग गई, इस टाइप से क्या कोई रिएक्शन हुई थी? तो मीन्स उसी को कहते हैं कि तैयारी, उसी को कहा जाता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है, आप पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है आपके पढ़ने में, तो इट मीन्स आपको भी सुधार की आवश्यकता है। इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, मतलब अपने खुद के बारे में अपना खुद का पता लगा लेना कि हम पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। इस तरीके को आप हमेशा मेंटेन रखें और इसी तरीके से आपको अपना काम करना है। आगे बेटा बात समझ में, इतनी बात आ गई समझ में आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में, और अपनी एनालिसिस आप साथ के साथ अपनी कर ही रहे होंगे, अपने नोट्सों को इधर उधर जो आप पेजों को पलट रहे हैं उसके अनुसार। कोई बच्चा हो सकता है एक ऐसा हो जो अपने पेजों को पलट ही ना पाया है ना, लेकिन आप सारे अच्छे हैं, आप सभी अपने पेजों को पलट ही लेंगे। तो मैं सभी हमने आपको ये बताया कि एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में आपने देखा, और ये डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन्स आप सामने देखो देख भी पा रहे हैं। तो ये जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स जो जो भी देखो हमने आपको अभी तक पढ़ाया, वो बिल्कुल सारी की सारी बातें हमने आईपैक नेमिंग के बारे में सिखाया। देखो आईपैक नेमिंग क्यों जरूरी है आपके लिए? आईपैक नेमिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी आएंगे कन्वर्जन, अगर उसके दौरान कन्वर्ट दिस इनटू दिस, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, आपको इथेनॉल की स्ट्रक्चर ही बनानी नहीं आती और इथेनॉल की स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, तो फिर आप कन्वर्जन करेंगे कैसे? तो इसलिए सबसे पहला काम होता है आईपैक नेमिंग को यानी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके सिलेबस में तो है ही, तो इसलिए बेटा आपको वो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई? तो ये आईपैक नेमिंग के बारे में आपने सीखा, उसके रूल्स आपने देखे, और उसके बाद आपने अगला पॉइंट एक बड़ा बेसिक सा आ जाता है इसमें, आइसोमेरिज्म के बारे में, जो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। देखो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई भी, जैसे एक सिंपल ले लेते हैं हम कंपाउंड, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया C2H5OH C3H6O, मान लीजिए ऐसा लिख दिया। तो अगर हम ऐसा लिख दें तो आपको क्या करना है कि इसके बेसिस के ऊपर अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सेम और उससे कई डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसो और मर का मतलब पार्ट, ये सारे पार्ट एक जैसे से हैं, इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है। फर्क है इनमें कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते वक्त किसी में बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, किसी में बन जाता है कीटोनिक ग्रुप, या किसी में बन गया एल्कोहलिक ग्रुप, किसी में बन गया ईथर ग्रुप, एंड सो ऑन, इस टाइप से। क्लियर हो गई बेटा बात? तो मान लीजिए अगर हम ऐसा ही कुछ, मान लीजिए मैं C2H6O लिख दूं आपके सामने और मैं कहूं कि बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज पॉसिबल है,
पेपर में कह दें कि इसके आइसोमर बनाएं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा काम करेंगे कि आप सबसे पहले देखते हैं हेटेरोएटम के ऊपर। व्हाट इज हेटेरोएटम? एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कोल्ड एज द हेटेरोएटम। आपने देखा इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में C2H6O में एक O दिख रहा है। O मींस O कहां कहां होता है, तभी तो आप आईपैक नेमिंग सीखते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि O की वजह से कौन कौन से बनते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आपने देखा कि O की वजह से अल्कोहल आ गया, OH में एक ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है, तो अल्कोहल हो गए। और एक ऑक्सीजन वाला कौन? ईथर हो गए। और कौन? एल्डिहाइड हो गए। और कौन? कीटोन हो गए। होते थे ना ऐसे। लेकिन कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, यहाँ पे कार्बन तो सिर्फ 2 ही हैं। तो इट मींस आपने क्या देखा, क्या हो सकते हैं? मींस अल्कोहल हो सकते हैं, या ईथर हो सकते हैं, या एल्डिहाइड हो सकते हैं, हो सकते हैं ऐसे। फिर आपने क्या किया, आपने 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन को एक लाइन में बनाया, और किसी एक कार्बन को आपने क्या बना दिया, इसके आगे OH लगा दिया। अगर मान लीजिए अल्कोहल बनाना हो तो, मान लीजिए ईथर बनाना है तो आपने एक ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन के दोनों साइड में मान लीजिए आपने कार्बन लगा दिए, तो आपका ईथर बन जाएगा। मान लीजिए आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपने C के डबल बॉन्ड O लगाया और एक साइड में कार्बन लिख दिया। देखो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम और फिर हेटेरोएटम। कार्बन एटम 2 थे, कार्बन एटम कितने थे आपके? 2 थे, फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया। कार्बन एटम 2 ही हैं, लेकिन ईथर बनाना था तो O के दोनों साइड में कार्बन लगा दिए। एल्डिहाइड बनाना था, 2 कार्बन लिए, एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दी। ठीक हो गया। अब हमें इनकी वैलेंसी पूरी करके देखनी है। वैलेंसी पूरी करते हैं, जैसे आपने सीखा कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3H लगा दो, वैलेंसी रिमेनिंग हाइड्रोजन से पूरी करते हो। 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2H लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दो, एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दो, एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दो, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो एक H लगा दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं इनका बना के। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो क्या बना? C2H6O, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो C2H6O, बिल्कुल ठीक है, हो गया ना, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं C2H4O, ये तो नहीं बना, इट मींस ये इस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने था, इसके जो पॉसिबल आइसोमर थे वो यही थे। एक तो ये था मिथॉक्सीमीथेन, और दूसरा क्या था? इथेनॉल। तो ये वो आइसोमर है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो क्या है? सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब आखिर ये फंक्शनल ग्रुप की टाइप यानी आइसोमर की कौन सी टाइप हो गई? आपने पढ़ा था ना, काफी तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती है। आपने देखा इसमें अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, और इसमें बोलो कौन आ गया? ईथर आ गया। तो दे डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर दी फंक्शनल आइसोमर। बोलो कैसे हो गए? ये फंक्शनल आइसोमर हो गए। कुछ आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए एग्जाम में और ये कहें कि इसमें पॉसिबल आइसोमर्स ड्रा करें, तो जो भी पॉसिबल आइसोमर जो आप ड्रा करते हैं वो आईपैक नेमिंग अगर जिस बच्चे ने सीख रखी है तभी वो इस चीज को क्रिएट कर सकता है, ड्रा कर सकता है, बना सकता है, देख सकता है कि कौन कौन से आपके आइसोमर पॉसिबल हैं। अदरवाइज वो इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए आईपैक नेमिंग जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था आपके आइसोमर्स के बारे में जो आपको बताया गया। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद अगर आप देखें तो आपकी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा कि देखो जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। देखो ये सेकंड कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आ गया। अगर आपने देखा कि यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइड नेगेटिव है, स्लाइड पॉजिटिव है, स्लाइड नेगेटिव, देखो इस टाइप से हम आपसे ये पूछे कि मान लीजिए कोई अल्कोहल होते तो क्या होता? अल्कोहल होते तो उसमें OH ग्रुप होता, यहाँ पे R लगा देते। ये OH होता है, यहाँ पे R लगा देते। ऐसा हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा कि कार्बोनिल जो ग्रुप है, ऐसे ही अल्कोहल के अंदर स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ये स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यानी इस टाइप से। आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एक आपके डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड होते हैं जो आपने पढ़े थे, आपके सॉलिड स्टेट नाम की एक यूनिट होती थी जब कभी आप +2 में थे, उसके दौरान आपने पढ़ा था कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा था सॉलिड क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, अमोर्फस भी हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर और कितने टाइप के हो सकते हैं, तो आपने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो मेटेलिक भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, पढ़ा था ना ऐसे। उसके बाद एक टाइप ऐसी भी थी जो कैसी थी, जिसमें आपने देखा था, जिसकी फर्दर कैटेगराइजेशन जो आपने की तो उसके अंदर आपने देखा कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि उनके अंदर बॉन्डिंग के आधार के ऊपर कि भाई उनके अंदर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन गया या नहीं बना। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 पोल बन गए और इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बना। लेकिन उस डाइपोल डाइपोल बॉन्ड की कैटेगरी में
एक कंडीशन आती है, वो क्या, वो डाइपोल ऐसा हो जो कब बना हो, जब एक H हो, देखो यहाँ पे भी डाइपोल है, जब H हो, H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, तब बने हुए डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड इस पर्टिकुलर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। कैसा होता है बोलो, स्ट्रॉन्गर होता है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आउट ऑफ दीज टू, वन इज द एल्कोहल, अदर आर द एल्डिहाइड और द कीटोन्स, और ये कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड अगर हम ले लें आपस में, तो उस वक्त किसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, किसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर है। तो आपने देखा यहाँ पे तो है सिंपल डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, और यहाँ पे वो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड जिसको स्पेशली आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज स्ट्रॉन्गर वन, दैट द अपर वन, ऊपर वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो होगा क्या, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर ये लिक्विड है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर सॉलिड है। तो मान लीजिए हम लिक्विड की बात करते हैं, अल्कोहल लिक्विड है, आपके एल्डिहाइड कीटोन भी लिक्विड है, तो उस वक्त की बात हम करते हैं। तो हमने क्या देखा, अल्कोहल वाले केस में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसे आप कह रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट वीकर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लेस हीट इज रिक्वायर्ड, बोलो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम किसका ज्यादा, बोलो किसका कम, जिसमें कम हीट की जरूरत पड़ी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम किसका ज्यादा, आपके अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट आपके एल्डिहाइड कीटोन से विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड हो तो ज्यादा होता है। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, किससे बोलो, एल्डिहाइड कीटोन से। अब ये चीज हमारे लिए होती है यूजफुल कई रिएक्शंस के दौरान। कैसे, कई रिएक्शन देखो ऐसी होंगी, बड़े ध्यान से सुनना, कई कैसी होगी, कई रिएक्शन ऐसी दिखाई देंगी आपके सामने, उसकी रीजनिंग बनती है यही। होगा क्या, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट आपने ले लिया एल्डिहाइड कीटोन, उसमें रिएक्शन चल पड़ी, रिएक्शन चलने के बाद मान लीजिए आगे अल्कोहल्स बन गए, तो फिर करें क्या भाई, दोबारा से फिर कोई और फर्दर रिएक्शन चल सकती है। या मान लीजिए आपने कोई आपने अल्कोहल ले लिए, उसकी डिहाइड्रोजनेशन कर दी, आपके पास आपके एल्डिहाइड कीटोन बन गए। हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन की और फर्दर रिडक्शन ना हो जाए, वो निकल जाए, तो तुरंत हम हीट करते हैं आपके जो कंटेनर के अंदर बचा हुआ अल्कोहल और इधर एल्डिहाइड जो बना है, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी है कम, कम किसका, एल्डिहाइड का, वो एकदम जाके डिस्टिलेशन के द्वारा दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, नीचे बच जाएगा सिर्फ बोलो कौन, एल्कोहल। कौन बच जाएगा, सिर्फ एल्कोहल। ऐसा आप देख पाएंगे, है आपकी ऐसी रिएक्शन। जैसे आप देखेंगे एक रिएक्शन आएगी मियरवेन कोंडोर वर्ले रिडक्शन, एक ऐसी आपके सिलेबस के अंदर है, जब हम एमपीवी रिडक्शन कहते हैं उसे, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके दौरान ये चीज हमारे यूज होने वाली है वहां पे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। यानी जो ये देखो क्वेश्चन भी बन गया कि आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट और द हायर वन, ये क्वेश्चन भी बन गया। लेकिन इसकी एक एडवांटेज भी रिएक्शन के दौरान कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम और ज्यादा होने का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, उसका फायदा क्या सेपरेशन के दौरान होती है यूज। मतलब जब हम डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, डिस्टिलेशन का मतलब है किसी कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और उसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार के ऊपर हीट अप करके उनको अलग अलग कर देना कंडेंसर लगाते हुए, उस टेक्निक को आप कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन उस सिंपल डिस्टिलेशन को आप करते तभी है यूज अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दोनों के बीच 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो। अगर उससे कम हो तो फिर हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमें डायरेक्ट भी कंडेंसर लगाना पड़ता है, फिर इधर टिल्ट करके भी कंडेंसर लगाना पड़ता है जब हम अपने जो वाटर पास करते हैं उसके दौरान। सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे डायरेक्ट एक ही कंडेंसर से भी चल जाता है काम, फ्रैक्शनल में ऐसा नहीं होता, वहां पे दो दो कंडेंसर यूज करने पड़ते हैं, बल्ब वाले कंडेंसर यूज करने पड़ते हैं जिसमें सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर दें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम डिफरेंस होता है, दोनों लिक्विड इकट्ठे उड़ने शुरू हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे बॉयल होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, इसलिए उनकी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, ज्यादा ऊपर तक जाएं, ज्यादा ऊपर तक जाएं, ताकि अब जो सबसे ऊपर चला गया वो मुड़ जाए इधर, वो कंडेंस होकर इधर चला जाए और वो यहाँ पे थक जाए, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, वो वापस जाके नीचे गिर जाए। मतलब काफी लंबी रेस उनकी करवानी पड़ती है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, कम हो। उसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं आप उसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे बेटा बात समझ में। तो ये था आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमने बताया किस तरह से आपको क्या नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर आप इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ रिएक्शन के किस में कौन सी रिएक्शन चल जाती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स में चलती है, तो जब चलती है तो एल्डिहाइड में ज्यादा चलेगी देन द कीटोन्स। तो आपने पढ़ा था दो फैक्टर थे ना आपके, कौन कौन से फैक्टर थे आपके दो,
एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मींस इंडक्टिव फैक्टर और दूसरा स्टेरिक फैक्टर, जिसके बेसिस के ऊपर आपने वो एक्सप्लेनेशन आपने दी थी। उसके बाद फर्दर हमने इनकी प्रिपरेशन देखी कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक थी जो आपने देखा, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी। बोलो क्या चीज बताई? प्रिपरेशन के दौरान क्या रखे ध्यान कि बीच में जो भी एल्डिहाइड आपको दे रखा हो उसकी स्ट्रक्चर बना दे। फॉर एग्जांपल बीच में इथेनॉल लिख दे और बाहर किसी से इसको प्रिपेयर करे। मैंने कहा था बिल्कुल भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, कोई भी लिख दो जो मन में आए। मीथेन लिख दो, इथेन लिख दो, क्लोरोइथेन लिख दो, सेम कार्बन वाला कंपाउंड लिख दो, कम कार्बन वाला लिख दो तो असेंडिंग कर देंगे, ज्यादा वाला लिख दो तो डिसेंडिंग कर, मतलब किसी भी और कंपाउंड से उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपका एल्डिहाइड लोअर एल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड बना दो, आप लोअर एल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। देखो मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, चलो यहाँ पे लोअर एल्डिहाइड से मान लीजिए हायर एल्डिहाइड आपके एग्जाम में बनाना आ गया। मान लीजिए ये आ गया क्वेश्चन के कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए। देखो मिथेनॉल है तो मिथ आ गया तो एक ही कार्बन लिख दो। उसके बाद अल आ गया एल्डिहाइड है तो इसी को सी डबल बॉन्ड एच बना दो। उसके बाद और कुछ बची हुई वैलेंसी पूरी कर दो, ये रिएक्टेंट कंप्लीट। आगे आ गया इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब दो कार्बन लिख दो। दो कार्बन लिखने के बाद अल है तो डबल बॉन्ड ओ लगा के एक एच जरूर लगाओ क्योंकि एल्डिहाइड है। बची हुई वैलेंसी एच से पूरी कर दो, मतलब एक बॉन्ड है इधर कार्बन का तो 3 एच लगा दो। क्लियर हो गया ऐसे? उसके बाद अब इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करें तो आखिर कैसे करें? आपने देखा कि इसमें एक कार्बन और इसमें दो, तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हैं, लोअर एल्डिहाइड को हायर में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया था आपको एक काम, एक रिडक्शन की बेसिस क्या आपको समझाया था कि ना, एक पार्शियल रिडक्शन एक कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल भी दो तरह की थी। कौन सी दो तरह की? एक ऐसी जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, मान लीजिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें आपको रखने हो और इसमें से आप चाहें कार्बन ऑक्सीजन का सिर्फ एक बॉन्ड टूट जाए, देखो एक बॉन्ड टूट जाए और बचे हुए एच एच सच रहे और एक बॉन्ड को तोड़ के ऊपर ओ की वैलेंसी भी एच से पूरी कर दो, कार्बन की भी एच से पूरी कर दो। सिंपल रिडक्शन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नाम था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपने डाल दिया तो आपने मिथेनॉल को मिथेनॉल में बदल दिया, CH3OH बन गया। ऐसा आपने सीखा था ना। उसके बाद हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लीजिए कार्बन ज्यादा करना हो और वो ज्यादा कार्बन कौन है? बोलो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो जो मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया तो हमने क्या बताया था? एक एक्स्ट्रा O के ऊपर H आ जाए, कार्बन के ऊपर CH3 आ जाए, मींस मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला। तो फिर हमें करना क्या है? आपका सबसे पहला काम, पहली स्टेप, क्योंकि CH3 लाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप RMGX डालते हैं तो R की वैल्यू क्या होगी? CH3। उसके बाद नंबर 2 स्टेप, बोलो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो H2O में बोलो क्या? H पॉजिटिव आपने डाला तो होगा क्या? इस तरह से हुई रिडक्शन, बची हुई चीजें सच लिखी, O के ऊपर H ही आ गया, लेकिन जो यहाँ पे हम H लगा रहे थे उसकी जगह कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R आ गया। R कौन है? बोलो CH3, ये आ गया। लेकिन फिर भी इन दोनों में हो गया डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? CH3 इसमें भी है, CH3 यहां भी है। देखो इस चीज को ताकि आप समझ पाए मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं। CH3, देखो ये CH3 लिख दिया। आगे कार्बन, कार्बन के ऊपर बोलो कितने हैं H? 2 है H और एक बोलो कौन है? ये रहा OH। ये और ये एक ही चीज है। अब इसको यहां से यहां पे पहुंचाना है। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया? एक ही डिफरेंस। वो क्या? ये एच सच, ये भी एच सच, ये भी एच सच, ये H यहां से हटा दो और ये H यहां से हटा दो, मतलब -H2 कर दो। और हमने बताया था आपको -H2 कैसे होगा? डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर, रिड्यूस कॉपर एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, आपका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। या आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? बोलो ऑक्सीडेशन। अब आई उसकी एडवांटेज, देखो मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए ये अल्कोहल था, मैंने इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 जब आपने डाला, ऑक्सीडेशन किया तो वही H2 तो निकलेगी ही, लेकिन O भी आ गया, वाटर निकल गया। लेकिन आपको पता है जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा क्या? जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके दौरान रिएक्शन रुकेगी नहीं, फर्दर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कुछ इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। तो अब हम करें क्या? क्या करें कि ये तो फर्दर रिएक्शन चल जाएगी। अभी अभी हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन सिखाया था जिसमें क्या था कि दोनों के बीच में है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस।
देखो ये यहाँ पे कौन है, एल्कोहल। हम चाहते हैं बस एल्कोहल इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहे कंप्लीट, और ये यूं का यूं रह जाए, ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो। या तो आप यही डालो, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये रिएजेंट कॉपर एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। लेकिन अगर आपने ये डाल दिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने की गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे उस वक्त, आप क्या करेंगे, आपकी जो मेथड मैंने बताया डिस्टिलेशन वाला, तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना, यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, आपके एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, साथ के साथ डिस्टिलेशन चलेगी, और डिस्टिलेशन जब चलेगी तो एल्डिहाइड अलग होते चले जाएंगे साथ के साथ, और कंटेनर में सिर्फ कौन रहेगा आपका, एल्कोहल। और एल्कोहल की कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन करते रहे फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, और ऐसा जब आप करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फाइनल प्रोडक्ट आपके एल्डिहाइड की बजाय आगे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई थी, बताई थी कि विच हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट, आपके एल्डिहाइड और या आपके एल्कोहल्स, तो हमने क्या सीखा था, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में आपका था वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, जबकि एल्कोहल एल्कोहल के बीच में क्या था, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका था ज्यादा, एल्कोहल्स का, किसका था कम, एल्डिहाइड का। वही बेसिक फैक्ट बन गया हमारी इस कन्वर्जन के दौरान, कि जब कभी भी हमें गलती से इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना पड़ जाए, और वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करना पड़ जाए, तो उस वक्त साथ के साथ हमें डिस्टिलेशन करनी जरूरी है। एग्जाम में लिखाना, डिस्टिलेशन से हम बने हुए एल्डिहाइड को रिमूव करते रहेंगे, या कॉपर रिड्यूस्ड कॉपर एट द टेम्परेचर 573 आप यूज करेंगे। आगे बेटा बात समझ में, तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखेंगे। किसी का कोई डाउट, यहां तक कुछ पूछना है बेटा, तो कल इसे आगे प्रोसीड करेंगे। ओके बेटा, किसी की कोई अटेंडेंस तो नहीं बची थी, ठीक है बेटा।